दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग ही बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आज हम इस वीडियो में जो केमिस्ट्री जो था, साइंस का केमिस्ट्री जो पार्ट जो था उसका ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले में जो फिजिक्स का जो था ब्रह्मास्त्र जो चल रहा था फिजिक्स का टोटल जो है 5 वीडियो में समाप्त कर दिए गए हैं। लगभग उसमें 200 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का कम से कम 4 को इसमें डिस्कशन करवा, लगभग 8 से लेकर 1000 क्वेश्चन का इसमें 5 वीडियो में डिस्कशन कर दिए गए हैं। वह वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे और जो नहीं देखेंगे तो इस चैनल को पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ऑल बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि जो भी सीरीज इसमें लाएंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब इसमें आज की वीडियो में हम इसमें केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री जब समाप्त होगा तो फिर बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहे हैं। तो ये वीडियो आप जरूर, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये वीडियो देख लेने के बाद आपको प्रीवियस ईयर देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं ये LP टेक्नीशियन के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का भी कोशिश कीजिएगा। जब सारा सीरीज जब समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में हम NCERT वन लाइनर जो होता है ये भी सीरीज लाएंगे। तो आप लोग बताइएगा और जो ये सीरीज भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज हम इस वीडियो में जो रेलवे का जो ब्रह्मास्त्र है उसका केमिस्ट्री उसको वो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर सवाल पे आते हैं। ये केमिस्ट्री है। इससे पहले के वीडियो में 5 वीडियो में लगभग फिजिक्स को पूरा समाप्त कर दिया गया है। जिसका पोर्शन बहुत ही ज़्यादा लगता है वो समाप्त कर दिए गए। ये केमिस्ट्री लेकर आए हैं, रसायन शास्त्र। इसलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन इसमें जो है, पहला क्वेश्चन है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ये थोड़ा जो पहला नंबर जो पेज है ये थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आगे पेज सभी सफ़ा है। तो ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से निम्न में से क्या सही है। तो पहला कि यादृच्छिक रूप से गतिशील होता है, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ठोस के कण जो है वह गतिशील नहीं होते, तो यह नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये भी गलत है। बड़ा अंतराल जो है वह गैस के अणु के बीच होता है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ये भी गलत है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C राइट हो जाएगा। ये ठोस के कण जो है व्यवस्थित रूप से क्या होता है, विन्यासित होता है, इसी कारण क्या होता है वह कठोर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका C राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा होती है। जो अम्लीय जो वर्षा होती है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 के मात्रा उपस्थित होता है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका B राइट हो जाएगा, SO2 और NO2 की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लिए हैं। और अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। जो अम्ल जो स्केल जो होता है, pH स्केल जो होता है वो आप लोग देख, उसमें क्या आता है कि 0 से लेकर 14 तक इसमें डिनोट रहता है। जो 7 जो होता है वह उदासीन होता है। 7 पे क्या आता है, उदासीन। 7 से जितना भी कम रहेगा वह कहलाएगा अम्लीय कहलाएगा, और 7 से जितना भी अधिक रहेगा, 7 से जो भी अधिक रहेगा 6, 8, 9, 9.5, तो वह सब क्या आ जाएगा, वह क्षारीय कहलाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है इस अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई थी। तो अभी वैज्ञानिकों द्वारा टोटल कितनी अवस्था है, तो टोटल 5 अवस्था का खोज हो चुका है। पहला नंबर में क्या हो गया, पहला गया ठोस हो गया, ठोस, द्रव, गैस। मुख्य रूप से 3 अवस्था, लेकिन 2 और अवस्था का है। चौथा हो गया प्लाज्मा हो गया। और 5वां गया BEC, बोस एस्टिन कंडेंसेट। ये सभी मिलाकर कितने अवस्था का खोज हुआ है, अभी तक 5 अवस्था का खोज हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो अभी जस्ट बताएं कि आकर्षण बल सबसे अधिकतम किसमें, जो कठोर रहेगा।
ताकि उस पर प्रेशर भी लगाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है। इनका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि आकर्षण बल सबसे कमजोर किसमें होता है, तो वो गैस में होता है। आकर्षण बल सबसे जो कमजोर जो होता है वह गैस में होता है। ये प्लाज्मा जो होता है वह पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सीरीज से जुड़ने के बाद आपको काफ़ी फायदा होगा। आप खुद एक बार जुड़ के देखें कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। आप वीडियो को सही रूप से देखें। इसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है, इसमें कौन सा शुद्ध पदार्थ होता है। तो चीनी का पला क्या है, चीनी घोल दिए क्या शुद्ध पदार्थ होता है। चीनी का सूत्र क्या था, C12H22 होता है, O11 होता है, जिसमें कितना सारा चीज़ मिला हुआ है। लेकिन मीथेन जो होता है ये क्या था, एक शुद्ध पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। वायु जो होता है, वायु में क्या था, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, आर्गन रहता है, धुलकन रहता है। इसी कारण ये सब क्या है, वो शुद्ध पदार्थ है। दूध रहता है, दूध में भी बहुत सारा प्रोटीन कैल्शियम पाया जाता है और बहुत सारा इसमें रहता है। ये सभी क्या है, वो शुद्ध है। लेकिन इसमें शुद्ध पदार्थ कौन सा है, मीथेन। मीथेन जो है क्या है, वह शुद्ध पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक यौगिक नहीं, कौन एक यौगिक नहीं है उसके बारे में ये देखना है। तो लेड का यौगिक क्या आता है, जिसका सूत्र, जिसका जो होता है न, जैसे हो गया आपकी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, एक तरह का तत्व है। तो लेड क्या था, शीशा का जो संकेत होता है Pb होता है। तो Pb क्या है, Pb यानी कि वह अकेले है। जो अकेले रहता है वह तत्व कहलाता है, जो साथ में रहता है वह यौगिक कहलाता है। ठीक है, जिसका सूत्र नहीं होता वह मिश्रण कहलाता है। तीनों बात को याद रखिएगा। तो लेड क्या आ जाएगा, एक यौगिक नहीं है। ये लेड क्या एक प्रकार का तत्व है। और जो चौक क्या फॉर्मूला क्या था, CaCO3 हो गया। तो इसमें एक से अधिक आ गया है। ठीक है, तो चौक क्या आ जाएगा, ये मिश्रण हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें H2S, इसमें भी एक से अधिक तत्व आ रहा है, तो ये हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2 फॉर्मूला आता है, इसमें भी एक से अधिक तत्व आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये मिश्रण हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि यौगिक नहीं तो क्या तत्व होगा, यानी कि तत्व कौन सा है, लेड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या आता है कि जो सिंपल से याद रखिएगा कि जो मिल जाए वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और जो ना मिले वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मक्खन का खट्टा होना, और जब मक्खन एक बार खट्टा हो जाएगा तो क्या फिर उसको सही कर सकते, नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि CO2 से सूखी बर्फ का बनना। तो CO2 से जब बर्फ बन जाएगा, फिर दोबारा जब CO2 लाइएगा तो वो नहीं मिल पाएगा, वो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। वह क्या है, भौतिक परिवर्तन। जैसे एक प्लेटिनम का तार का गर्म होना, जैसे एक प्लेटिनम का तार नहीं उसको गर्म किया, कुछ देर बाद क्या होता है, ठंडा रहता है, वही अवस्था में आ जाता है। तो ये सब किसका उदाहरण है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे का चुंबकीकरण, लोहे में जो चुंबक गुण रहता है वह भी क्या आता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कि तीनों जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तब अभी जस्ट बताए थे कि जो मिल जाए, यानी कि जो मिल जाए, जैसे हम पानी लिए, ठीक है, पानी को हम बर्फ़ में बदल दें ठंडा करके, फिर बर्फ़ को गर्म करेंगे, क्या हो जाएगा, ये पानी में बदल जाएगा। यानी कि जो मिल जाए वह भौतिक परिवर्तन होगा, जो नहीं मिले वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे में हो गया कि लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जब जंग लग गया है तो क्या वो सही होगा, वो तो सही नहीं हो सकता है। तो उसमें उसका तो क्षय हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा, तो लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। तो जो गैस जो होता है, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन, तो ये डी पोजीशन कहलाता है, डी पोजीशन कहा जाता है, यानी कि व्युत्क्रम उदरपातन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगर जो यही बोलता है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, तो ठोस से गैस में परिवर्तन जो होता है वह ऊर्ध्वपातन होता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन होता है। लेकिन गैस से सीधे ठोस में बदल जाना वह डी पोजीशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है। तो स्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादित किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था, जोसेफ प्राउस्ट। तो इसका 2-3 बार नाम को रिपीट करिएगा तो याद हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। यानी कि इसमें कहा गया कि H2O है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका अनुभार निकालिएगा ना, इसका अनुभार यहाँ पर 18 आ जाएगा, और इसका भी अनुभार जब निकालिएगा तो इसका भी अनुभार 18 हो जाएगा। यानी दोनों का अनुपात जो करिएगा, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही होता है स्थिर अनुपात का नियम। अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही, डिस्कशन हम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में, यानी तरल से गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी पहले क्या रहता है? तरल अवस्था में, जब गर्म होता है वह गैस में, वाष्प में बदलने रहता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। उदरपातन अभी जस्ट ये बताए थे कि कोई भी पदार्थ जो ठोस है, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना वह क्या कहलाता है? उदरपातन कहलाता है। जैसे कपूर हो गया, नवसादर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है? उदरपातन का उदाहरण है। अब पूछेगा संघनन क्या है? तो संघनन जो है वाष्प है, जो अभी गर्म किया तो क्या होगा? वाष्प में। वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। तो वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आशा करेंगे कि आप लोगों की बेहतर से बेहतर समझा देंगे, और वीडियो के 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो अच्छे तरीक़ा से याद भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या जो उपस्थित रहता है उसे संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम हो गया, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 1 हो गया, ठीक। तो यही हो गया बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बता रहा है? यानी कि सोडियम का संयोजकता कितना है? तो 1 है, तो इसीलिए संयोजन इलेक्ट्रॉन कहलाता है यही। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और ये जो कहलाता है जिसे कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। कोई क्या इलेक्ट्रॉन? तो कोर इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र पर निर्भर करता है? जैसे कोई भी सेल होता है, कक्षा होता है, तो उसमें हम अधिकतम से अधिक, मान लीजिए सेल है, ठीक, हम इसमें अधिकतम से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन के हम इसमें भर सकते हैं, तो वो किस पर निर्भर करता है? जैसे इसमें एक घर है तो इसमें अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। या जो इसमें इस तरह जो बना हुआ है तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी, यानी इसमें 4 को भराएगा। तो ये किस पर निर्भर करता है? इसका एक फॉर्मूला आता है 2n²। ये क्या आता है? 2n² होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का इसका तोड़िए 2, 8, 18, 8। इसको पहले जोड़ लीजिए। 2, 8 कितना जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 और 18, तब 10, 18, 28, 28 और 8 कितना हो गया? 36 हो गया। ये देखिए कहाँ पे? ऑप्शन नंबर इसका बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? बोला कि जैसे परमाणु 17 वाला जो होता है वह क्या कहलाता है? हेलोजन वर्ग में आता है। किस में आता है? तो हेलोजन में आता है। यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, वह 1 को ग्रहण करने का कोशिश करता है। तो इसी के समान कौन सा तत्व का विशेषता है? तो ये जो 35 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2, 8, 18 और 7 होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, जिसके कारण वह अस्थायी हो जाएगा। तो ये किसके समान होता है? तो ये ओके, ये जो हेलोजन वर्ग जो था उसके समान होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद करवा दें, इसमें समझने में आपको कोई भी कठिनाई ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वो धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो वो धातु जो होता है, ठीक है, एक धातु होता है, 2 प्रकार के होता है। एक होता है वो धातु होता है, एक होता है धातु होता है।
तो धातु जो होता है पहला नंबर क्या होगा धातु। धातु में याद रखिएगा कि बाह्यतम कक्षा में इसका में इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ओ धातु रहेगा, ओ धातु के बाह्यतम कक्षा में इसी को 8 में से इसी को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये सभी क्या है तो धातु है, क्या है तो वो धातु है। तो पूछ रहा है कि वो धातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कौन सा पाया जाता है। जब इतना हम बता दें तो आप खुद ही बता सकते हैं कि 5, 7, फिर 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। हम जो चाहें तो डायरेक्ट बता के ऑप्शन पर टिक करके निकल सकते हैं, लेकिन उससे वो वैसा वीडियो देखने से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जिसमें कि आपको कुछ समझ में ही ना आए तो क्वेश्चन देखने से क्या फ़ायदा है। इसीलिए हम इतना अच्छा से डिस्कशन करवा रहे हैं ताकि यही वीडियो में 1 से 2 बार देखने पर आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु भार W है, ठीक है, परमाणु संख्या N है, तो इस परमाणु केंद्र में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होता है वह परमाणु संख्या के बराबर होता है। यानी कि परमाणु संख्या N है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा N हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर में होता है प्रोटॉन की संख्या। तो इसका मान N, तो इसका भी मान N हो जाएगा। डायरेक्ट कोई भी दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु के बारे में यानी C6H12 से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो क्या, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पहले क्या होता है कि नीचे वाला जो होता है यह परमाणु संख्या को बता रहा था, इसी को प्रोटॉन की संख्या भी बोला जाता है। ऊपर वाला जो है वह क्या भार की संख्या को इंडिकेट करता है, तो इसको परमाणु भार कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या बराबर क्या आता है परमाणु भार यानी कि ए, अब माइनस में होता है प्रोटॉन की संख्या यानी पी, यानी कि 12 में से हम 6 को घटा दें कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी देखिए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 6, अब प्रोटॉन की भी संख्या कितना जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अब सीधा सा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, यह कार्बन इसका संख्या सी होता है, तो नीचे वाला जो होता है यह परमाणु संख्या को बताता है, इसी को परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो होता है ये परमाणु भार को बताता है। तो अभी दोनों को इसमें जब घटाएंगे तो ये जो 6 जो निकलेगा, जो भी मान निकलेगा तो वो क्या आ जाएगा, वह न्यूट्रॉन की संख्या को इंडिकेट करता है। बस इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समभारिकों में डैश की संख्या समान होता है, तो समभारिक में किसकी संख्या समान होता है, तो समभारिक में भार की भी संख्या समान होता है और नाभिक की भी संख्या क्या होता है समान होता है। नाभिक की संख्या क्या लाता है, यानी कि नाभिक में क्या पाया जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब जोड़ेंगे तो वही परमाणु भार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि हम तो ये पढ़े थे कि समभारिक में भार की संख्या समान होता है, तो भार की संख्या समान होता है, लेकिन भार क्या होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या का जो कि बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान डैश होता है। सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान क्या होता है, तो सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं Na2CO3 होता है, ठीक। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका आणविक द्रव्यमान ऑप्शन नंबर इसका डी 106 होता है। लेकिन ये कैसे होता है पहले जान लीजिए। पहले सोडियम का परमाणु भार कितना, सोडियम का जो परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, तो इसमें 2 अणु है तो 23 और गुना 2 कर दीजिए प्लस CaCO3, तो कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का होता है 12 आता है परमाणु भार, 12 लिख लीजिए यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन का कितना आता है परमाणु भार 16 आता है, यहाँ पर 3 है तो 16 या 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 लिख लीजिए। अब इसको जब टोटल को जोड़िएगा 32 दूना कितना हो गया 64 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस में 48 हो गया। इसको जब टोटल को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 106 हो जाएगा। तो ये आप निकालने के लिए भी सीख गए हैं इस तरह। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 106 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CaOH का होल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान है, तो CaOH का होल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, तो अभी जस्ट ही बताए थे ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40 होता है, 40 पहले लिख लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार जो होता है वह 16 आता है, 16 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार तो एक ही होता है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, गुना 2 कर दीजिए, तो 40 प्लस 16 1 17 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 74
यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स चतुसंयोजक है, यानी कि इसकी संयोजकता कितना है, 4 है। और वाई जो है वह दुसंयोजक है, यानी कि इसकी संयोजकता 2 है। तो इन दो तत्वों से बना यौगिक क्या कहलाएगा। तो इन दोनों तत्वों से जो बना यौगिक जो होगा, इसका वाला जो इस पर आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई पहले लिख दीजिए, ठीक है। वाई का कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए एक्स पर। अब वाई का जो संयोजकता होता है 4 होता है, वाई पर लिख दीजिए 4, ठीक। आप इसको काट भी सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि इसको काटिएगा तो एक्स वाई 2 हो जाएगा। इस तरह आप निकाल के लिखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के 114 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होता है। तो पहले देखिए, आप तो आपके लोग का अनुभार निकालना सिखा दिए, आप बोल रहा ग्राम भार निकालने, तो ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटे अनुभार होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, दिया गया भार बटे अनुभार। तो दिया हुआ कितना है 144, तो 144 यहाँ पे लिख दीजिए। अब बटे में मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु भार, 24 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है 24, अब बटे 24 कर दीजिए। इसको काटिएगा तो 6 दान में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम में 154 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। छोड़िए, आपका जो फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लड़ाना है, लम पूरा रट ही लेना है। तो मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान, ये सब जो फॉर्मूला याद नहीं तो क्या करना है, जो दिया रहेगा जितना द्रव्यमान उसको लिख दें चौका। किसका पूछ रहा है, हीलियम का पूछ रहा है। तो हीलियम का परमाणु भार कितना था 4, 4 से इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ज़्यादा जो चीज़ याद नहीं रहना है तभी ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान है 32, ठीक है। और सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितना होगा। तो मोल की संख्या कितना होगा, कितने में 16 ग्राम में पूछ रहा है, तो 16 लिख दीजिए यहाँ पे। और कितना है द्रव्यमान इसका दिया हुआ तो 32 दिया हुआ, काट दीजिए 16 दूनी 32, तो 1/2, 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5 मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई के आबंध की संख्या कितना होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है। इसका जो हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं देखते हैं बनाने का, तो इस तरह बनाइएगा, ठीक है। फिर इस तरह, इस तरह। अब एक के छोड़कर एक को रंग देना, एक फिर एक फिर एक, इस तरह रंग दिए। यहाँ पर फिर बैठाएंगे, फिर यहाँ पर बैठाएंगे, फिर इस तरह बैठाएंगे, फिर यहाँ पे बैठा दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन हो गया। और बीच में क्या है कार्बन। तो इसमें जो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है वह पाई की संख्या अथी सिग्मा की संख्या बताता है। तो इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई की संख्या कितना अथी सिग्मा की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे गिनिएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है ना, डबल बॉन्ड पे क्या बनता है पाई का निर्माण होता है। तो डबल बॉन्ड इसमें कितना है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 को हो गया, तो 3 पाई हो जाएगा। इस तरह आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और इसके सात संयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन क्या दर्शाता है। तो कार्बन जो होता है क्या है, उसमें चतुसंयोजकता है, इसलिए जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, इसको तोड़िएगा 2 4, तो क्या हो गया चतुसंयोजक हो गया। और ये कहता है सात संयोजक बंध को बनाने के कारण इसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है, यानी कार्बन की श्रृंखला होता है बहुत ही बड़ा होता है। इस तरह ये चलते रहता है, यानी कि श्रृंखला बंधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को आपको रटने का मौका नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि आसान लैंग्वेज में समझा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सात संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच डैश के द्वारा बनते हैं। तो सात संयोजक बंध किसके द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। त्रिसंयोजक यानी कि जिसके संयोजकता कितना होता है 3 होता है। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13 होता है, इसको तोड़िएगा 2 8 3,
लास्ट में कितना आ रहा है 3, तो इसको समझौता कितना हो जाएगा 3। इस तरह बोरोन का तोड़िएगा, बोरोन का कितना होता है परमाणु संख्या 5 होता है, इसका भी तोड़िएगा 2 2 3, लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ईडीएम का भी तोड़िएगा तो इसका भी लास्ट में 3 आएगा, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। त्रिसंयोजक बोला कौन सा है, तो बोरोन, ईडीएम, एल्युमिनियम, ये 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस के एक परमाणु में इसका तो फॉर्मूला ही होता है P5 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फास्फोरस का कितना था 15 आता है, इसको तोड़िएगा 2 8 5 में टूट जाएगा, 2 8 10 5 15 हो गया, तो लास्ट में कितना है 5 है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में, यानी कि नाइट्रोजन जाबंद जो है उसमें भाग लेते हैं, इसमें कितना लेते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध पाया जाता है, इसमें 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, तो कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संलयन अभिक्रिया स्वचालित रूप से होती है, तो ये सूर्य में क्या था परमाणु संलयन अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। संलयन मतलब क्या होता है, संलयन मतलब होता है कि छोटा छोटा अणु टूट कर एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, वही संलयन कहलाता है। और जो विखंडन जो होता है, विखंडन में बड़ा बड़ा अणु टूट कर एक छोटे अणु का निर्माण करता है, तो वह विखंडन कहलाता है। तो संलयन की क्रिया किस में होता है, तो वह सूर्य में होता है, इनका ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। तो परमाणु के संयोजन से अणु का निर्माण होना वह विद्युत स्थैतिक बल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार जो था वह हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, हेनरी बेकुलर हो जाएगा। चुंबक का नियम जो था वह मैक्सवेल ने दिया था। हर्ट्ज या आवृत्ति का जो खोज किया था मैक्स प्लैंक जो था वह एच का मान दिया था, जो एच बराबर एन न्यू होता है, ये जो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक और परमाणु भार भी एक। अभी बताए थे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए दोनों को अंतर कर दीजिए, तो दोनों को घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इस सीरीज के माध्यम से जितना हम कम समय में जितना कॉन्सेप्ट आपको दे पाएंगे, शायद आप इतना कॉन्सेप्ट कोई भी बुक से नहीं ले पाइएगा, और इतना कम समय में रिवीजन भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस सीरीज से जुड़कर वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके अधिक से अधिक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा और गामा कीड़े की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता जो होता है किसका होता है, गामा किरण का होता है। सबसे पहले गामा किरण हो जाएगा, उससे कम होता है बीटा का होता है, उससे किरण कम होता है अल्फा का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अल्फा किरण का जो खोज है किसने किया था, हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया है। अब बीटा किरण की खोज जो था वह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, और गामा किरण क्या है, एक चुंबकीय तरंग भी है एक तरह का। चलिए अगला है मिलान करने वाला, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। मिलान करने वाला की सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर दिया हुआ है कि यूरेनियम का समस्थानिक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का समस्थानिक के लिए ये जो नाभिकीय ईंधन जो होता है इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोबाल्ट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कोबाल्ट जो होता है इसका प्रयोग जो होता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग जो होता है गलगंड जो होता है उसमें किया जाता है। और चलिए आइए डायरेक्ट यहीं से बता देते हैं कि यूरेनियम का प्रयोग किसमें बताए थे, नाभिकीय ईंधन में किस प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय ईंधन में किया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर कैंसर के उपचार में। आयोडीन का प्रयोग जो था वह गलगंड के निर्माण में, जो यहाँ जो गला जो फूल जाता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और रेडियम समस्थानिक का प्रयोग द्वितीय कैंसर के उपचार में, रेडियम समस्थानिक का प्रयोग किसमें किया जाता है, द्वितीय कैंसर के उपचार में। ये चारों जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको चारों को याद रखिएगा, यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछ ही देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से
उत्पन्न होता है। तो अभी जस्ट बताए थे सूर्य की जो ऊर्जा जो उत्पन्न जो होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि परमाणु विखंडन में क्या आता है, एक बड़ा अणु जो होता है ये टूट कर छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, वो परमाणु विखंडन कहलाता है। यानी कि एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड मतलब क्या था, छोटा छोटा टुकड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि अभिक्रिया MgO+CO जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसमें क्या रहा, तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या हो गया, अपकरण हो गया। इसका क्या हो गया, अपकरण। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट गया, इसका हो गया ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देख सकते कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक केटायन है। केटायन कौन सा है, तो अमोनियम का एक प्रकार का केटायन है। अमोनियम लवण जो तो प्रायः इसका कुछ देख लेते हैं फैक्ट जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका तो डी राइट हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अमोनियम लवण प्रायः श्वेत ठोस रूप में अधिकांशतः जल विलय होता है, ठीक है। और जोसेफ पेस्टर ने सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनियम गैस का प्राप्त किया था। अमोनियम गैस को प्राप्ति सबसे पहले किसने किया था, जोसेफ प्रास्ट ने। पूछेगा स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ प्रास्ट के द्वारा दिया गया था। अमोनियम का उपयोग किसमें करते हैं, तो बर्फ बनाने के कारखाने में शीतलक कार्य के रूप में अमोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि K2Cr2O7 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीख लीजिए, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। तो पहले क्या है, K2 का जो संयोजकता होता है एक होता है, कितना इसका मात्रा है, तो 2 है, इसको 2 कर दिए। किसका पूछ रहा है, क्रोमियम का पूछ रहा है, जिसका पूछेगा इसको x मान लेंगे। और कितना इसका मात्रा 2 है तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब फिर प्लस ऑक्सीजन का संयोजकता कितना था, -2 होता है। और फिर इसका कितना 7 अणु दिया तो 7 से इसको गुना कर दिए, ठीक। इसको अब इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 7 दूनी 14 यानी कि -14 हो जाएगा। तो -14 प्लस 2 तो हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 12। दूसरे इसको काट दीजिए, 6 दान में कट जाएगा, यानी कि प्लस में 6 होगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। तो ये भी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इसको वीडियो को पीछे करके 1-2 मरतबा देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 ग्राम पानी में, ठीक है, 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए गए हैं, ठीक है। तो बिलियन टोटल कितना हो गया, 200 ग्राम का हो गया। तो बिलियन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण कितना होगा, यानी कि मास का सांद्रण कितना होगा, यानी कि जो चीनी का जो सांद्रण जो होगा कितना होगा। तो चीनी कितना मिलाए थे, 50 मिलाए थे। टोटल बिलियन 50 था, 50 मिलाए हैं, 150 था, 50 मिलाए तो टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। प्रतिशत खोज रहा है तो गुना 100 से कर दीजिए इसको, ये सिर्फ परसेंटेज जैसा सवाल हो गया। तो इसको 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट 50 से इसको काट दीजिए, 4 दान में काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 25 दान में काट दीजिए, 25 चौका 100 यानी कि 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण यानी कि PV बराबर क्या था, nRT। PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। तो ये जो समीकरण जो दिया हुआ आदर्श गैस के लिए दिया हुआ, किसके लिए दिया हुआ है, तो आदर्श गैस आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये 12th में सवाल भी है। तो ये आदर्श गैस का एक समीकरण है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में रिव्यू करके जरूर बताइएगा। जब ये सीरीज़ समाप्त जब हो जाएगा तो NCERT का भी सीरीज लाएंगे। तो आप लोगों का NCERT का सीरीज चाहिए क्या, तो ये भी बताइएगा कमेंट में। कमेंट करके आपका जो एक कमेंट जो है हमको अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। और आशा करते हैं कि ये सीरीज से आपको लोगों को बेहतर ही फ़ायदा होगा। चलिए आज मैं यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।